आज हम लोग देखेंगे मेंडल्स लॉ, है ना। मेंडल्स ने 3 नियम दिए। हालांकि मेंडल्स जो भी रिसर्च किए वो उनके जीवन काल में पब्लिश नहीं हो पाया। उनके जीवन काल के बाद उनके ही 2 विद्यार्थी थे जो मेंडल्स के रिसर्च को मेंडल्स लॉ के रूप में दुनिया के सामने रखा। लेकिन चूंकि मेंडल्स लॉ के अंदर ही उसे पढ़ना है, मेंडल्स लॉ के रूप में ही हम उसे जानते हैं, तो पहला जो है मेंडल्स लॉ, है ना, मेंडल्स लॉ पहला है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी। लॉ ऑफ डोमिनेंसी, और इसको मोनोहाइब्रिड रेशियो भी कहा जाता है। मोनोहाइब्रिड रेशियो। दूसरा जो है उसको कहते हैं हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इसको हम लॉ ऑफ प्यूरिटी भी बोलते हैं। लॉ ऑफ प्यूरिटी। और तीसरा जो है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका कोई दूसरा नाम नहीं है। तो मेंडल्स ने जो भी अपना रिसर्च किया उसको मेंडल्स लॉ के रूप में हम लोग जानते हैं, किताब में पढ़ते हैं। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल ने अपने लॉ में, अपने रिसर्च को लॉ में जो रखा, तो सबसे पहले लिखा लॉ ऑफ डोमिनेंसी, जिसको कि आप मोनोहाइब्रिड रेशियो के रूप में जानते हैं। एनसीईआरटी बुक में आपको मोनोहाइब्रिड रेशियो के रूप में ही लिखा है। तो पहले इसकी बात करें, तो आगे फिर हम दूसरी बात करेंगे। कहता है कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स इन प्रोजेनी ओनली डोमिनेंट ट्रेट express in progeny. A recessive trait is present but does not expressed. अब सवाल है डोमिनेंट किसको कहते हैं। तो डोमिनेंट जो है उसका मतलब होता है प्रभावी। आपके अंदर जो भी जीन पेयर मिले हैं, एक फादर से मिले, एक मदर से। अब हर एक जो ट्रेट होते हैं, सबसे पहले ट्रेट क्या है, इसको जानेंगे तब हम जानेंगे आगे क्या है ट्रेट क्या है। तो ट्रेट अगर हिंदी में इसको पढ़ते तो कहते हैं लक्षण। अब कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर के अंदर ट्रेट होता है। कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर हाइट का लेते हैं हम, हाइट कैरेक्टर है, लंबाई एक कैरेक्टर है, हाइट इज ए कैरेक्टर। तो हाइट का मतलब ये नहीं कि बिग हाइट, शॉर्ट हाइट भी तो हाइट है। तो एक ही कैरेक्टर के कंट्रास्टिंग ट्रेट मौजूद रहते हैं। कोई भी ट्रेट अकेले नहीं है। जो भी ट्रेट है उसके विपरीत, उसके अपोजिट, उसके कंट्रास्टिंग ट्रेट भी मौजूद है। अगर हाइट में हम कहते हैं कि टॉल एक ट्रेट है, हाइट में एक ट्रेट अगर टॉल है तो दूसरा ट्रेट ड्वार्फ भी मौजूद है। तो टॉल ट्रेट को हम कहेंगे टी से व्यक्त करते हैं, और स्मॉल से ड्वार्फ को करते हैं। अब टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, या डोमिनेंट ट्रेट कहिए उसको, डोमिनेंट ट्रेट, प्रभावी। यानी कि किसी भी जीव में अगर दोनों ट्रेट मौजूद हैं, टॉलनेस और ड्वार्फनेस के, तो एक्सप्रेस कौन होगा? दोनों तो नहीं होंगे कि आधा शरीर लंबा आधा शरीर बौना हो जाएगा। एक ही कोई ट्रेट एक्सप्रेस होंगे। तो कौन एक्सप्रेस होंगे? जो डोमिनेंट है वो एक्सप्रेस होंगे। अब टॉलनेस तो लिख के नहीं आया कि हम डोमिनेंट हैं, हमने उसको डोमिनेंट माना उसके व्यवहार के चलते। क्योंकि जब टॉलनेस और ड्वार्फनेस एक पेयर के साथ हैं तो टॉलनेस ही एक्सप्रेस होंगे हर एक चीज में, चाहे वो पौधे हों तब भी,
चाहे वो जंतु हो तब भी, है ना। दोनों कंडीशंस में, ऐसा नहीं कि मेंडल ने पी प्लांट पर रिसर्च किया तो पी प्लांट के लिए ही वो है, दूसरे के लिए वो नहीं। सभी पौधे और सभी जंतु पर यह नियम लागू होता है कि अगर कंट्रास्टिंग पेयर हैं जीन के, तो जो डोमिनेंट ट्रेट है वही एक्सप्रेस होंगे, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होंगे। एक्सप्रेस होने का क्या मतलब है, वो दिखेंगे, है ना। मतलब अगर आप टॉल हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आपके पास केवल टॉलनेस का जीन है। टॉलनेस और डॉर्फनेस दोनों हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों टॉलनेस भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों डॉर्फनेस तो बिल्कुल नहीं होंगे, इतना तो तय है। तो टॉलनेस हर चीज में, चाहे पौधे में है चाहे जंतु में है, और हर एक पीढ़ियों में अगर टॉलनेस और डॉर्फनेस का पेयर है तो टॉलनेस ही दिखेगा, डॉर्फनेस दिखेगा नहीं। इसीलिए उसको हमने डोमिनेंट माना। ऐसा नहीं कि टॉलनेस ने लिखवा के आया था कि हम डोमिनेंट हैं। बार बार रिसर्च करके पाया गया कि टॉलनेस और डॉर्फनेस अगर पेयर में है तो टॉलनेस ही एक्सप्रेस हो रहा है, डॉर्फनेस नहीं हो रहा। इसलिए टॉलनेस को क्या कहा गया, डोमिनेंट। और तब उन्होंने एक रिसर्च पर कहा कि भाई अगर दो पेयर में एक ही पेयर बार बार जो एक्सप्रेस हो रहे हैं, एक पेयर में दो ट्रेट, एक पेयर में दो ट्रेट, दोनों कंट्रास्टिंग, एक दूसरे के विपरीत, लेकिन बावजूद एक ही तरह के ट्रेट हर बार एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसका मतलब वही डोमिनेंट है। और तब उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ डोमिनेंसी में यही कहा कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वही आपके एक्सप्रेस होंगे प्रोजेनी यानी कि ऑफस्प्रिंग में। रिसेसिव ट्रेट जो डॉर्फनेस है मौजूद रहेंगे, खत्म नहीं होंगे, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं। अगर हम इसको कहें कि एक्सप्रेस होने का क्या मतलब है, तो हम कहेंगे कि हम जो कुछ हैं वो हम अपने प्रोटीन के बनाए हुए संरचना हैं, और प्रोटीन को बनाने का जिम्मा प्रोटीन बनाने का जिम्मा है रिबोसोम का, लेकिन उसको आदेश देने का काम किसके पास है, जीन का। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मकान का नक्शा तो आर्किटेक्ट बनाता है, लेकिन धरती पर उसको उतारता है राजमिस्त्री। आर्किटेक्ट केवल पेपर में उसका लेआउट बनाता है और उस लेआउट के आधार पर आगे के लोग उसको बनाते हैं। तो जीन उस आर्किटेक्ट की तरह है, जो रिबोसोम को आप राजमिस्त्री समझिए, रिबोसोम को राजमिस्त्री समझिए और जीन को आर्किटेक्ट समझिए। आर्किटेक्ट ने कहा कि इतना प्रोटीन बनना है, ऐसे रंग का प्रोटीन बनना है, और रिबोसोम ने उसे बना के दिया और उसी हिसाब से आपका संरचना बन गया। तो जीन के पास वो आदेश आया कहां से था, आपके पेरेंट से, आपके पेरेंट से, और दोनों तरफ से आए थे, मां से भी आया पापा से भी आया। मान लीजिए कि मां से टॉलनेस आया, पापा के पास डॉर्फनेस आया, तो भी आप टॉल होंगे, और पापा से टॉलनेस आया, मां से डॉर्फनेस आया, तब भी टॉल होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि टॉलनेस है जो डोमिनेंट ट्रेट है। तो डोमिनेंट ट्रेट कहेंगे जो बार बार पीढ़ियों में पेयर, कंट्रास्टिंग पेयर के मौजूदगी में जो ट्रेट बार बार रिपीट कर रहा है कई पीढ़ियों में, उससे ही हमने डोमिनेंट माना, उससे ही हमने डोमिनेंट माना। और जो मौजूद होते हुए भी वो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, तो उसको हमने क्या कहा, रिसेसिव कहा। तो इस तरह से लॉ ऑफ डोमिनेंसी आपको ये कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ both contrasting trait, tallness and dwarfness, only tallness is expressed in progeny and continue this process, लगातार ये जारी रहेगा। इसीलिए हमने टॉलनेस को क्या कहा, डोमिनेंट कहा। तो डोमिनेंट ही होंगे जो आपके शरीर की संरचना का जिम्मेवार होंगे, रिसेसिव नहीं होंगे। तो ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंसी। क्लियर। अब हम आते हैं दूसरे लॉ पर। सर, दिस इज माय प्लेजर। अब दूसरे ट्रेट पर आते हैं जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ प्यूरिटी भी, लॉ ऑफ प्यूरिटी। अब हम कह रहे हैं कि
हमारे सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम है पेयर में है ना। अब इसको थोड़ा सा समझें ऐसे, हम एक क्रोमोसोम जो आपको मिला फादर से और एक क्रोमोसोम जो मिला आपके मदर से, और ये क्रोमोसोम पेयर में है जो एक तरफ से आया, दोनों तरफ से, एक फादर से आया और एक मदर से आया, और ये इसके अपने रहने के अलग अलग लोकेशन होता है जिसको लोकस कहा जाता है, लोकस ऑफ जीन। ऐसा नहीं कि कहाँ रहेंगे। मान लीजिए इस लोकस को हम ए नाम दे, बी नाम दे, सी नाम दे, डी नाम दे, तो मान लीजिए यहाँ टॉलनेस का होगा तो यहाँ आपके स्किन का कलर का होगा, तो यहाँ आपके बाल का कलर का होगा, तो यहाँ आपके हाइट का, टॉलनेस तो हाइट हो ही गया, और कोई चीज हो सकता है ना। ऐसे ही जितने कैरेक्टर हैं हर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन जिम्मेवार है। मतलब आपके पास जितने भी ट्रेट्स हैं सब ट्रेट्स का एक इंडिविजुअल जीन आपके अंदर मौजूद है, और अकेले नहीं मौजूद है, इसके जोड़े मौजूद हैं, इसके जोड़े मौजूद हैं। वो जोड़े कंट्रास्टिंग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। अब हम केवल हाइट पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। हाइट पर मान लीजिए कि फादर के तरफ से टी मिला, मदर के तरफ से टी मिला, या फादर के तरफ से ये मिला, या फादर के तरफ से भी ये मिला, मदर के तरफ से भी ये मिला, या दोनों ये मिला, है ना। तो हमने कहा कैरेक्टर हाइट, और ट्रेट हो गया ड्वार्फनेस और टॉलनेस। और ये जोड़े जो ड्वार्फनेस या टॉलनेस के लिए जिम्मेवार हैं, सेट फादर और मदर दोनों के, उसको कहते हैं अलील। उसको क्या कहते हैं? अलील। अलील कहते हैं। अलील सेट को कहेंगे, जीन के सेट को कहेंगे जो ट्रेट को बनाने के लिए जिम्मेवार हैं। समझ रहे हैं? तो कैरेक्टर, हाइट, ट्रेट, आइदर टॉलनेस और ड्वार्फनेस, एंड द सेट ऑफ जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेट, दे आर कॉल्ड अलील। उसको क्या कहेंगे? अलील कहेंगे। और ऐसी सूरत में अब अलील जो है अगर इस तरह के सेट के साथ हैं तो आप टॉल होइएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंसी। इस तरह के होंगे तो भी आप टॉल होगी, या लॉ ऑफ डोमिनेंसी इस तरह होंगे तो होमोजाइगस है, ये होमोजाइगस दोनों एक ही हैं तब तो टॉल ही होइएगा, कोई नहीं रोकेगा आपको। और इस तरह के होंगे तब आप ड्वार्फ होइएगा। तो इस तरह ड्वार्फ, इस तरह टॉल, इस तरह टॉल, इस तरह टॉल, है ना, यहाँ इस तरह टॉल। तो ये तो एलील हो गया, यानी कि हमारे हर सेल में ये सेट है। अगर ट्रिलियन ऑफ सेल हैं तो ट्रिलियन ऑफ सेल में यही सेट मौजूद हैं हमारे पास। हमने सिर्फ एक ट्रेट को लेकर के बताया, एक ट्रेट को लेकर बताया। ऐसा नहीं कि 4 जगह टी है क्या सर, नहीं, टी तो एक ही जगह है। वहाँ फिर कलर होंगे, यहाँ पर फिर आपके आँख के कलर होंगे, यहाँ बाल के कलर होंगे, स्किन के कलर होंगे, बहुत सारे ट्रेट हैं। तो एक जगह वही रहेंगे। एक लोकेशन पर हाइट है तो दूसरे लोकेशन पर स्किन कलर है, तो तीसरे लोकेशन पर बाल का कलर है, तो चौथे लोकेशन पर नाक का डिजाइन है, ऐसे ही सो मेनी, है ना। तो ये पेयर में है, तो पेयर में है तो हाइब्रिड है, हेट्रोजाइगस यानी कि हाइब्रिड। ये भी हाइब्रिड है, ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस माने एक ही तरह के एलेल वाले जोड़े, और हेट्रोजाइगस माने 2 डिफरेंट एलेल वाले जोड़े। क्लियर? लेकिन जब ये गैमिट बनेंगे, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, तो दोनों नहीं जाएंगे ना, क्योंकि इसका तो ये सेल है, ये क्या है, एक सेल है, तो इसका वैल्यू तो 2n है, यानी कि 2n का मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। लेकिन गैमिट तो n होते हैं, गैमिट क्या होते हैं? n। तो यहाँ तो एक ही क्रोमोसेट रहेंगे, एक रहेंगे ओवम में और एक रहेंगे स्पर्म में, एक रहेंगे स्पर्म में, दोनों तो एक साथ रहेंगे नहीं। तो मान लीजिए ये सेट ने गैमिट बनाया, ये सेट ने गैमिट बनाया, तो एक अगर ये लड़का था, बच्चा जो पैदा हुआ, आगे जवान हुआ, इसने गैमिट बनाया, तो इसके स्पर्म में, इसके स्पर्म दोनों मान लीजिए स्पर्म है, तो एक स्पर्म में टॉलनेस रहेगा तो एक में डार्कनेस रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों में टॉलनेस है दोनों में डार्कनेस, क्योंकि एक ही रहना है, क्योंकि एक गैमिट में एक ही रहना है ट्रेट। 2 ट्रेट एक गैमिट में नहीं रह सकते, क्योंकि उसमें तो 2 क्रोमोसोम है ही नहीं, तो 2 कैसे रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो ये सेग्रीगेट कर गए ना, अलग हो गए ना। जो पेयर यहाँ पर हाइब्रिड में थे, यहाँ जाके सेपरेट हो गए ना।
यानी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमिट द ट्रेट्स आर सेग्रीगेटेड विथ ईच अदर, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम जाएं सीधे नियम पर, लॉ पर। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमिट, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमिट traits are segregated with each other, segregated with each other during formation of gamete, traits are segregated with each other, है ना। तो this is called law of segregation, law of segregation। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। अच्छा, अब गैमिट में जब दो ट्रेट है ही नहीं तो गैमिट तो हाइब्रिड हो ही नहीं सकते ना कभी। क्या वो ऑर्गेनिज्म हाइब्रिड हो सकता है लेकिन गैमिट हाइब्रिड नहीं हो सकते कभी, गैमिट हमेशा प्योर फॉर्म में रहेंगे। गैमिट इज ऑलवेज इन प्योर फॉर्म, क्योंकि इसमें तो दो है ही नहीं तो हाइब्रिड होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दो रहते तब हाइब्रिड होता ना, कंट्रास्टिंग पेयर होते तब हाइब्रिड होता, नहीं होते तो नहीं हाइब्रिड होता। तो कंट्रास्टिंग पेयर के लिए पेयर चाहिए, यहाँ पेयर ही नहीं है गैमिट में। गैमिट कहा जाता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम, तो वहाँ सेट ही नहीं है दूसरा, तो जो भी रहेगा एक ही रहेगा। किसी में हो सकता है टॉलनेस रहे, किसी में हो सकता है डॉर्फनेस रहे, लेकिन जब रहेगा तो एक ही रहेगा। और जब एक रहेगा तो क्या है, गैमिट प्योर है। गैमिट क्या है, तो हम इसे क्या कहेंगे, लॉ ऑफ प्योरिटी भी कहेंगे। गैमिट इज ऑलवेज प्योर, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी, करेक्ट है ना। तो ये दोनों समझ गए लॉ। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में हम बात करेंगे।